हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आइए चेक देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स का जो मास है वो 2 kg है, 2 किलो है उस मास, और इनिशियली वो बॉक्स एक रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। अब मुझे उस बॉक्स को आगे पुश करना है, तो मैंने उस पर एक फोर्स अप्लाई करी, वो बॉक्स आगे गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और दूसरी तरफ देखते हैं, एक दूसरा बॉक्स है, वो भी इनिशियली रखा हुआ है और उस पर हमने थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगाई है, मोर फोर्स इज अप्लाइड। तो वो बॉक्स 2 किलो का जो बॉक्स था, अब वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे गया है। तो अब इसमें चेंज क्या आ रहा है, स्पीड चेंज क्या आ रहा है, स्पीड का। क्यों? क्योंकि हमने मोर फोर्स लगाया है। तो अब हमने ये ऑलरेडी जाना हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम आता है, जब फोर्स में चेंज आता है तो मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है v1 माइनस, ये हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम का। इसमें m कॉमन ले लेते हैं, सो इसके अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 0। तो कितना आया फोर्स, मोमेंटम कितना आया, 5 kg पर मीटर सेकेंड। ओके, सो अब अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में कितना, दूसरे केस में मोमेंटम निकाल लेते हैं। दूसरे केस में आया कितना, 20 kg पर मीटर सेकेंड। तो इससे हमने ये देखा कि अगर हमने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया, अगर हमने ज्यादा फोर्स लगाया, तो मोमेंटम में भी ज्यादा फर्क आ रहा है। तो फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, ये हमने इस एग्जांपल से समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम लेते हैं एक ग्लास, एक केस इधर है, एक केस इधर है, इसको भी 2 केसेस से समझते हैं। पहला केस देखते हैं पहले। एक ग्लास लिया, एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है वो ग्लास, अब वो मैंने ग्लास ऊपर से नीचे गिरा। सो इनिशियली वी नो दैट कि वो 0 है, बट जब वो फॉल डाउन हो रहा था, जब वो नीचे गिर रहा था, तो एज्यूम कर लेते हैं उस केस में इनिशियली उसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन करी। और वी नो दैट कि जब वो फ्लोर पे आके टच किया, जब वो फ्लोर पे आके गिरा वो ग्लास, तो उस केस में वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, जब वो गिरा और वो दे विल ब्रेक डाउन, वो टूट गया। सो इस केस में अगर हमें पर्टिकुलर इस चीज का अगर हमें मोमेंटम निकालना हो, और हमने इस पे मास एज्यूम कर लेते हैं 1 kg है। अब हमें अगर मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोमेंटम आया 10 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में क्या था, अगर इसका भी मास हमने सेम रखा, 1 kg रखा, ग्लास एक सर्टेन हाइट पे है, सर्टेन हाइट से वो हमने उसको नीचे फेल डाउन किया। लेट अज्यूम कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से गिरा नीचे। जब गिरते टाइम उसने एक स्पीड अटेन करी 10 मीटर पर सेकेंड, बट इस बार, पिछली बार जैसे कि हमने फ्लोर पे गिराया था, इस बार हमने
एक सॉफ्ट फ्लोर पे गिराया, एक लेट एग्जांपल सोफा पे गिराया आपने, या बेड पे गिराया, एक स्पॉन्जी सरफेस पे गिराया, तो वो ग्लास गिरा कहां पे? एक सॉफ्ट सरफेस पे। सो वी नो दैट कि वो थोड़ा सा बाउंस करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो वो थोड़ा सा ग्लास बाउंस हुआ। तो जब वो टच करा सॉफ्ट प्लेस पे, सो 5 मीटर पर सेकेंड मानते हैं हिट किया होगा। थोड़ा बाउंस किया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर लेट फाइनल कितने पे आया? 0 मीटर पर सेकेंड पे आया। सो वाइब्रेशन हुआ, सोफा वाइब्रेशन हुआ। सो फाइनली क्या हुआ? वो ग्लास का जो फाइनल वेलोसिटी वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कम हुई। सो लास्ट में वो 5 आया। सो इस केस में अगर एज्यूम करते हैं कि ये फाइनल रहा जब वो टच किया उसको, तो इसको मोमेंटम कैसे निकालेंगे इस केस का? तो इसका 5 था, इसका 10 था। सो इससे क्या पता लगता है कि अगर फोर्स अगर डायरेक्टली एक फ्लोर पे गिरी है, फोर्स डायरेक्ट गिरा, तो उसका मोमेंटम ज्यादा था। अब वो धीरे धीरे गिरा, टाइम लेके फाइनल गिरा है, इट विल टेक टाइम। जब वो इस पे गिलास पे गिरा, इट विल टेक टाइम। सो जब वो टाइम ज्यादा ले रहा है तो फोर्स जो है उस टाइम कम है, मोमेंटम कम है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर मोमेंटम कम है तो फोर्स कम है, जैसे कि हमने यहां पे देखा। सो इससे ये पता लग रहा है, इस एग्जांपल से ये पता लग रहा है कि अगर मेरे पास फोर्स अगर हमें निकालनी है, तो अगर उस केस में अगर टाइम कम है तो फोर्स कम है, तो उससे मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफ अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम और मोमेंटम निकालने में ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर वो डायरेक्टली, अगर वो फ्लोर पे गिर रहा है, डायरेक्टली सीधा के गिरा, तो v हो गया। इस केस में उसको फाइनल अचीव करने में टाइम लगा, 5 से 2 पे आया, 2 से 0 पे आया, तो फाइनल अचीव करने में टाइम लगा। तो अगर मैं कहूं मोमेंटम फाइंड करने में टाइम लग रहा है, तो फोर्स भी फाइंड करने में टाइम लगेगा। तो इससे एक रिलेशन पता लग रहा है मुझे, इससे मुझे एक रिलेशन पता लग रहा है, एक ये रिलेशन पता लगा इससे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टाइम के। तो चलिए बच्चों, अब हमें ये पता लग गया है कि जो फोर्स का जो रिलेशन है वो मोमेंटम के साथ डायरेक्टली है और टाइम के साथ इनवर्सली है। वेयर जो टाइम है वो टाइम एट विच द मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी चेंज, जहां पे मोमेंटम की वेलोसिटी चेंज हो रही है वो टाइम है। अब इसको आगे थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv माइनस mu अपॉन t। ओके, सो अब m मैंने कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन t इक्वल टू f। सो अब ये मैंने कहीं v माइनस u अपॉन t पढ़ा था, शायद मैंने चैप्टर 8 मोशन में हमने ये इक्वेशन देखी थी। हम अपने फर्स्ट मोशन से निकालते थे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन फ्रॉम द मोशन से हमने, इससे हम निकाल लेंगे v माइनस यू अपॉन टी इसके बराबर है एक्सेलरेशन के बराबर है, वेयर a इज एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ये, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां से हमने a फाइंड किया है v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या मैं इस पूरे की जगह v माइनस यू अपॉन टी की जगह a रख सकता हूं? तो चलिए, यहां से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है m इंटू a इज इक्वल टू फोर्स, वेयर f इज इक्वल टू फोर्स
m इज इक्वल टू मोमेंटम एंड a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जो हम इसको अपने रियल लाइफ में हम यहां देख सकते हैं, जब एक आपने देखा होगा क्रिकेट में जब एक प्लेयर कैच पकड़ता है तो वो कैच को ऐसे पकड़ता है। सो डायरेक्टली अब वो कैच को ऐसे पकड़ता है, पकड़ते टाइम वो हाथ को ऐसे ले आता है। तो डायरेक्टली जो फोर्स है बॉल की वो अपने हाथ को वहीं नहीं रखता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि वो बॉल पीछे आ सके, ताकि वो फोर्स है थोड़ा कम लगे, वो इसलिए अपने मोमेंटम को थोड़ा सा कम करता है अपने हाथ को। और दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एथलीट है, एथलीट जब वो डायरेक्टली स्टोन पे या सिर्फ हार्श फ्लोर पे नहीं जंप करते, जो लॉन्ग जंप करते हैं एथलीट्स, वो एक मडी एरिया में या सैंड में ऐसी जगह करते हैं, ताकि रीजन है कि वहां पे थोड़ा सा उनको आगे थोड़ा टाइम लगे रुकने में, उनको थोड़ा सा आगे वो स्लाइड कर सकें। ये रीजन है ताकि मोमेंटम और फोर्स दोनों कम लगे और उनको हार्म ना पहुंचे। ये दो रीजन है अपने हमारे जो रियल लाइफ में हम देखते हैं। तो इन सभी से हमने अगर एक इक्वेशन बनानी है, अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ लिखने को आता है तो हम कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and the take place in the direction in which the force is act। तो बच्चों ये था हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है। तब तक के लिए थैंक यू।